हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करूंगा आप सभी का इस लाइव वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के पार्ट नंबर 2 का, जो कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 रहेगा। और इससे पहले हमने सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप सिंपली यहाँ पर एक आई बटन दिया होगा इस कॉर्नर में, उस कॉर्नर को यानी कि उस आई बटन को प्रेस करके भी उस पार्ट को देख सकते हैं। और आपके चैनल पर यानी कि इस चैनल पर जो हमने अलग से सेपरेट 12th क्लास की फिजिक्स के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करके भी आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत करता हूं इस लाइव वीडियो सेशन में। और यहां पर आप देखेंगे हमने जितने भी क्वेश्चंस को लिया है वो सभी यूपी बोर्ड की प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप यहां पर देखेंगे जैसा कि 2022 में देखो ये सर्किट वाला क्वेश्चन पूछा है, और इसी तरह से आगे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं सर्किट को लेकर के, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चंस मैंने लिया है, और इससे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो सेशन में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी उन सभी नीडी स्टूडेंट्स को इस लाइव वीडियो सेशन से आप जोड़ लेंगे। जो भी 12th क्लास में है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के पास में इस वीडियो का लिंक आप शेयर कर देंगे, सो दैट वो सभी इस लाइव वीडियो सेशन से जुड़ पाएँ, सभी को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करेंगे आज का वीडियो सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है कि दिए गए चित्र में यदि तुल्य धारिता का मान 2 माइक्रोफैराड हो तो संधारित्र की धारिता C का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किट दिया है, इसमें एक कैपेसिटर है जिसकी हमें धारिता कैलकुलेट करनी है और बाकी कैपेसिटर की हमें धारिता दी गई है। तो इसके लिए हमें नॉर्मली पता होना चाहिए कि हमारा जो पैरेलल ऑर्डर होता है, पैरेलल ऑर्डर में जो तुल्य धारिता होती है उसके लिए हम डायरेक्टली उसको हम ऐड कर देते हैं धारिता को, जबकि सीरीज ऑर्डर में जब हम धारिता निकालते हैं तुल्य धारिता तो उसे 1/, के रूप में हम उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम अंदर वाले को देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि दोनों जो कैपेसिटर हैं, दोनों ये संधारित्र हैं, ये क्या है, पैरेलल क्रम में है यानी कि समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि C1 व C2 किसमें है, समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसलिए तुल्य धारिता, अब तुल्य धारिता को मैं इसको लिख लेता हूँ C डैश, क्या लिख लेता हूँ, C डैश। तो समांतर में डायरेक्टली ऐड हो जाता है यानी कि 2 + 2 हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें देखिए आप, ये हमारा दोनों कंबाइंड हो गए, एक कैपेसिटर हो गया। अभी ये एक कैपेसिटर और इसके ऊपर जो C4 रखा है वो, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब इनकी तुल्य धारिता निकालिए। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि C4 व C डैश, C4 व C डैश किसमें हो जाएंगे, अभी हमारे श्रेणी क्रम में है। तो यदि हम C4 C डैश श्रेणी क्रम में है तब तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, इसको लिख लेता हूँ C डबल डैश। तो C डबल डैश को मैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो 1/, करके निकालना पड़ेगा। तो 1/C डबल डैश इजगल टू क्या होगा आपका C4, 1/C4, और C4 का मान क्या है, हमारा क्या है, 4 माइक्रोफैराड है। और जबकि 1/C जो डैश है मैंने इसका मान निकाला है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे 4। तो इस तरह से 1/4 यानी कि 2/4 हो जाएगा। या फिर देखो इसको उल्टा करेंगे तो वो भी उलट जाएगा। तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि हमारा कट के आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हमारा इन दोनों की भी क्या होगा, दोनों को कंबाइंड कर दिया तो उसकी जो कैपेसिटी आई, वो कैपेसिटेंस आई, वो आई 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ देखिए हमारा ये और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इसमें कि C3 व C डबल डैश किस में होंगे, हमारे अगेन समांतर क्रम में हो जाएंगे। अगेन किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो यदि हमारे अगेन समांतर क्रम में हो जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो तुल्य धारिता यानी कि इसको 3 बार डैश लिख दीजिए। तो C ट्रिपल डैश इजगल टू क्या होगा यहाँ पर, अब श्रेणी क्रम में है
समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और प्लस आपका आ जाएगा जो हमने ऊपर दिया था 2, यानी कि 2 और 2, यानी कि ये 2 आया था, ये 2 आया था, तो दोनों ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने C ट्रिपल डैश का भी मान हमने निकाल लिया है। तो कितना आया C ट्रिपल डैश का मान, आप यहाँ पर देखेंगे 4 माइक्रोफेराड। अभी इससे आगे की कार्रवाई देखिए आप कि हमारा अभी ये एक सिंगल हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पर कैपेसिटर बन गया है और दूसरा हमारा ये है, दूसरा हमारा यहाँ पर ये है। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिंगल हो गया पूरा और ये हमारा दूसरा हो गया। तो अब इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, तो यानी कि अभी हम लिख सकते हैं कि AB के मध्य, AB के मध्य, यानी कि जो हमारे दो बिंदु है ना AB, ये हमारा A बिंदु, ये हमारा B है, तो AB के मध्य तुल्यधारिता, तुल्यधारिता, तो देखिए AB के मध्य तुल्यधारिता बराबर कितनी होगी। तो अब यहाँ देखिए जो हमारी AB के मध्य तुल्यधारिता होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो, उसको मैं लिख लेता हूँ कि वो हमारी क्या होगी, कि सपोज वो हमारी C है और ये हमारी वैसे दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि तुल्यधारिता क्या है AB के मध्य, वो हमारी क्या है 2 माइक्रोफेराड है। यानी कि इस C का, यानी कि कंबाइंड C का मान इसका दिया हुआ है हमें 2 माइक्रोफेराड। तो यहाँ देखिए तो इसको कुछ और लिख लीजिए, C4 लिख सकते हैं कि सपोज C4 है, यहाँ पर लिख लीजिए C4 है सपोज ये यहाँ पर। तो C4 इजकल टू क्या होगा 1/C प्लस 1 यहाँ पर आएगा टोटल, यानी कि जो हमारी तुल्यधारिता आई वो 1/4 आई, यहाँ तक की धारिता है ना। तो अब देखें अब C का मान क्या होगा, इधर से सीधा वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो 1/2 इजकल टू क्या होगा 1/C प्लस 1/4। तो इस 1/C की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी कैसे निकालेंगे, फटाफट आप देखिए क्वेश्चन में कि 1/C इजकल टू क्या होगा, सीधा ये 1/2 की तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 -1 इजकल टू ये आएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/4, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 हो जाएगा। और जैसे 1/4 होगा तो C बराबर, इसको हमने उल्टा कर दिया, ऐसे उलट दिया तो ये भी उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का मान कितना आया 4 माइक्रोफेराड। तो 4 माइक्रोफेराड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका लास्ट आंसर आ गया है 4 माइक्रोफेराड, यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स लेकर के हम चल रहे हैं और आपको मैंने बहुत बार बताया है कि यदि सीरीज ऑर्डर में जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है और जो पैरेलल ऑर्डर होता है उसमें यदि हमें तुल्यधारिता का मान निकालना हो तो क्या होता है, उसी चीज़ का मैं प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तब तक आपने अभी तक वीडियो सेशन को, लाइव वीडियो सेशन को उसको शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस लाइव वीडियो सेशन को आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे सो दैट सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो सेशन से जुड़ पाएँ। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखो ये इतना भाग्यशाली क्वेश्चन है कि 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में, 2019 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, फिर हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और आगे यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को रेजिस्टेंस के विषय में यदि आपको सर्किट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी लिटिल बिट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा सो दैट आपको यहाँ पर क्वेश्चन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हमें परिपथ में क्या निकाल लेते हैं, हम इसकी करंट का मान निकाल लेते हैं कि इस बैटरी के द्वारा कितनी करंट इस सर्किट में जा रही है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ इस बैटरी से I करंट इस सर्किट में जा रही है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ परिपथ में धारा। तो क्या निकालता हूँ सबसे पहले कि सर्किट के अंदर कितनी करंट प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ लिखते हैं परिपथ में धारा, परिपथ में धारा का मान निकाल लेते हैं, यानी कि करंट का मान निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा कि यदि ये क्या हो कि अपनी अस्थायी अवस्था में हो, किस चीज़ में, अस्थायी अवस्था के अंतर्गत, अस्थायी अवस्था में हो। तो देखिए इसमें परिपथ की जो धारा रहेगी I का मान जो रहेगा वो रहेगा परिपथ का जो इसका बैटरी का जो EMF होगा E/R
और उसका होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में देखें ये आएगा आपका R प्लस R, यानी कि ये रेजिस्टेंस बैटरी का है, इस तरह से ये इंटरनल मान सकते हैं, और बाकी ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने कैपिटल R मान लिया है। तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, तो इसमें यहाँ लिख सकता हूँ कि I इजगल टू ई की वैल्यू कितनी दी है 20 वोल्ट अपॉन, देखिए ये कैपिटल R है इन दोनों का यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस, और सीरीज में जो होते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, यानी कि 4 + 5 सीधे ऐड हो गए, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 + 5 यानी कि कैपिटल R का मान, और प्लस स्मॉल r हमारा क्या है 1 है, तो इस तरह से ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 5 + 4 9 + 1 यानी कि 10, और 10 से जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 एम्पियर, क्या आएगा 2 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है उससे निकलने वाली धारा का मान कितना आया, I इजगल टू 2 एम्पियर आया है। तो अभी हमें A और B यानी कि बिंदु A और B के बीच में हम देखेंगे कि कितना विभवांतर है। तो विभवांतर के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु A व B के मध्य विभवांतर। तो A व B के मध्य यदि विभवांतर निकालना है तो सीधा V इजगल टू IR हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसकी सहायता से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखें V इजगल टू I का मान अभी मैंने कैलकुलेट किया है 2 और इंटू R, R का मतलब क्या है कैपिटल R, और कैपिटल R मतलब क्या है ये दोनों का योग, तो इसका मतलब 4 + 5 यानी कि कितना 9। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आ जाएगा 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट यानी कि इन दोनों सिरों पर हमारा क्या होगा विभवांतर होगा AB के बीच। तो अभी हमें AB के बीच में क्या करना है कि संचित आवेशों की गणना करनी है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर AB के बीच में हम तुल्यधारिता का मान निकाल लेते हैं। तो A व B के मध्य तुल्यधारिता। तो देखिए तुल्यधारिता कैसे निकलेंगे, अब दो ही कैपेसिटर हैं और दोनों किस में है सीरीज में है। तो सीरीज में है तो उसके लिए क्या होती है तुल्यधारिता, C इजगल टू C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ये मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह से यदि दो कैपेसिटर दिए हों तो उनकी तुल्यधारिता किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। एक का मान 4 है, एक का मान 6 है, तो 4 + 6 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 24 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि 10, तो इसको भाग देंगे तो 2.4 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से इनकी तुल्यधारिता आ गई। अब दोनों संधारित्रों के बीच संचित आवेश का मान क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों संधारित्रों के मध्य संचित आवेश यानी कि आपका स्टोर्ड जो चार्ज होगा संचित आवेश उसका मान क्या होगा। तो संचित आवेश का देखो सूत्र क्या है हमारा कि Q इजगल टू सिंपल CV होता है, Q इजगल टू CV। तो उसी से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Q इजगल टू CV, अब यहाँ पर हमें V का मान हमने कैलकुलेट कर लिया है, C का मान कैलकुलेट कर लिया है, तो फटाफट दोनों के मान रख दीजिए और आपका आंसर पाइए 2.4 × 18, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यानी कि इस तरह है 18 × 72 यानी कि 2 7 और 18 दूनी 36 और 7 कितना होगा 43। तो 43.2 ये आवेश का है। तो आवेश है तो इसका मतलब इसमें किसका मान आएगा, इसमें किस में आएगा आवेश का मान, तो ये आ जाएगा आपका कूलाम में इसका मान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 43.2 कूलाम का आवेश यानी कि इन दोनों संधारित्रों के बीच में संचित रहेगा। तो ये इसका मान आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोफैराड दिया है, तो माइक्रोफैराड दिया है तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें माइक्रोफैराड दिया है तो यहाँ पर माइक्रोकूलाम लिख सकते हैं। तो 43.2 माइक्रोकूलाम इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप तब तक आप वीडियो सेशन को लाइव वीडियो सेशन को शेयर करते रहिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो सेशन से लाइव वीडियो सेशन से आप जुड़ पाएँ। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ पाएँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि चित्र हमें दिया है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना। हमें क्या करना है, संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर I का मान यहाँ पर वैल्यू दिए है 2 एम्पियर और यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा है, बाकी में यहाँ पर हमारे क्या जुड़े हैं रेजिस्टेंस जुड़े हैं। तो इसके लिए हमें कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संधारित्र के सिरों के बीच में यानी कि जो सिरों के बीच है हम सबसे पहले इसका यानी कि बीच विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि संधारित्र के सिरों के बीच में विभवांतर। तो संधारित्र
तो एक ही हमारा संधारित्र है, एक ही हमारा क्या है संधारित्र। तो संधारित्र 2 माइक्रो फैराड के मध्य या के सिरों पर, के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा भाई, विभवांतर। तो देखें तो ये हमारा होगा V = IR से। तो देखें यहाँ पर I का मान हमें दिया हुआ है, I का मान दिया है 2 और R का मान कैसे निकालेंगे। तो ये देखो सभी क्या हैं, ये सीरीज में है और सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी कि 2 + 3, इसको लिख सकते हैं 2 + 3 + 5। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 5 5 10 और 10 × 2 यानी कि आपका आ जाएगा 20 वोल्ट। तो कितना विभवांतर आ गया, 20 वोल्ट का विभवांतर आ गया। तो अभी सिंपल विभवांतर का मान पता लग गया है और यहाँ पर आप देखेंगे C का मान हमें पता है, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए यदि आपको कोई फॉर्मूला पता है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं संचित ऊर्जा। तो ये होती है आपकी U = ½ CV²। इन सभी का मैंने प्रूफ आपको कराया है, एकदम स्टेप वाइज स्टेप फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाल करके मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला हम यानी कि जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 × C का मान क्या है 2 माइक्रोफैराड, तो इसको 10⁻⁻6 लिखेंगे और यहाँ पर V का मान 20, तो 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा आपका 400 × 10⁻⁻6। तो इन 2 जीरो से ये यानी कि 2 कम हो जाएगा इसमें, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे इसका 2 कम होगा तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या आएगा 4 × 10⁻⁴। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो सेशन को शेयर करते रहिए सो दैट सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो सेशन से जुड़ पाएँ, सभी को इसका लाभ मिल सके। और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते रहिए सो दैट आपको यानी कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें A और B के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। हमारे यानी कि A और B के बीच में ये इस तरह का संधारित्र यानी कि लगे हुए हैं, तो इनकी हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता। तो इसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इस टाइप का सर्किट दिया होता है ना, उसको एकदम एक सिंपल सर्किट के रूप में हम फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए सपोज A है, मैंने यहाँ पर A ले लिया। अब A को अभी यहाँ देखें, A आपका 2 भागों में बट गया, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाले भाग में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं लगा देता हूँ इस तरह से। मैं इसको मतलब एक तरह से सिंपल सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ये वाला सर्किट मैंने यहाँ पर यानी कि कैपेसिटर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखें ये वाला सीधा यहाँ आके ही यानी कि यहाँ आके ही रुकता है। चलो मैंने यहाँ आकर रोक दिया। अब यहाँ देखें इनके बीच में क्या है, 2 हमारे कैपेसिटर है, तो इसके बीच में भी मैं 2 कैपेसिटर इस तरह से जोड़ देता हूँ। देखिए मैं कितना इसको सिंपल कर रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद तीसरा है, उसके साथ में भी हमारा क्या है, एक यहाँ पर जुड़ा है, तो उसको भी हम तीसरे में एक को इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा बिल्कुल सिंपल सर्किट बन गया है। अभी आप खुद इसको सोल्व कर पाएंगे फटाफट कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि मैं इसको, ये सभी 1 माइक्रोफैराड के हैं, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है, ये भी हमारा 1 माइक्रोफैराड का है। अभी यहाँ पर देखेंगे इनके नामकरण कर लीजिए। सपोज मैं इसको अंदर वाले को C1 C2 लिख लेता हूँ, इसको मैं C3 लिख लेता हूँ, इसको मैं C4 लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि C1 में जो C2 है ना अंदर वाले दोनों, ये किस में है, ये दोनों सीरीज में हैं। तो इन सीरीज हैं, तो बताइए भाई तुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो तुल्य धारिता क्या होती है सीरीज में, 1 करके। तो 1/C = क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ से हम देखेंगे 1/C = 1/1 + 1/1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2, या C = क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए 1/2 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये हमारा सपोज ये हमने मान लिया, चलो ये मैंने मान लिया था इसका C' है। तो अभी देखिए हमारा जो C' हुआ यानी कि C', C3 और C4 ये सभी किस में हो जाएंगे, अभी पैरेलल में हो जाएंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं C', C3 व C4 किस में हैं, पैरेलल ऑर्डर में हैं।
और यदि ये पैरेलल ऑर्डर में है तो इसका तुल्य धारिता यानी कि सी डबल डैश का मान क्या होगा, सी तुल्य का मान डायरेक्टली जुड़ जाएगा, यानी कि सी डैश प्लस C3 प्लस C4, और ये हो जाएगा आपका 1/2 और प्लस आपका 1 होगा प्लस 1 होगा, यानी कि ये जुड़ के आपका आ जाएगा, यानी कि यदि मैं इसको जोड़ूँ तो 2 और 2.5 यानी कि 2.5 के करीब आ जाएगा, यानी कि 5/2, और जिसको मैं लिखूँगा 2.5 माइक्रो फैराड। तो इस तरह से सी डबल डैश तुल्य का मान क्या आया, तुल्य धारिता का मान 2.5 माइक्रो फैराड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको सर्किट को सिंपल वे में बनाना आना चाहिए। यदि आपको सर्किट सिंपल वे में बनाना आ रहा है तो आप क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे, उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का आपको यानी कि कोई भी सक्सेस है नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, और इनके बीच 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलाम का आवेश का एक अल्फा कण स्थिर अवस्था में लटक रहा है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उस समय हमारा जो बल लगता है ना, वो उसके भार के बराबर होता है, यानी कि QE का मान हमारा mg के बराबर होगा। यानी कि जो अल्फा कण है उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो QE का जो मान होता है F = QE, वो mg यानी कि उसके भार के बराबर होगा, तभी वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यदि मैं E की जगह V/d लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो इसको लिख देंगे mg। तो यहाँ से अभी देखो V का मान क्या होगा, यदि मैं यहाँ से V का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी कि V = यहाँ से क्या आ जाएगा, सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि mg × d अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका Q, क्या आ जाएगा आपका ये वाला Q चार्ज। तो यहाँ देखिए इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बस सिंपल। m का मान क्या है, देखो m का मान हमें क्या दिया है, हमें दिया है 4 × 10⁻13 और इंटू यहाँ पर दिया है g का मान 10 इंटू और d का मान क्या दिया हमें, यहाँ पर देखेंगे ये दिया आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻2 मीटर में बदल दीजिए, और g का मान यहाँ पर आपको दिया है, q का मान यहाँ पर दिया है, ये वाला आवेश है, यानी कि 2.4 × 10⁻18। बस इसको सिंपल करना है और आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 8 × 10⁻, ये से 1 कम हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 10⁻12 और 10 की पावर ये हो जाएगा 14, और ये ऊपर जाएगा 10⁻18 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2.4, और तब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो 8/2.4 × 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा प्लस की 4। तो इस तरह से इसको जब इसको भाग देंगे, यानी कि इसका पॉइंट हटाएंगे, इससे इसको भाग देंगे तो तकरीबन 3.3 के करीब आएगा और 10⁴ वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका विभवांतर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल पाए हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तब तक आप वीडियो को दबा करके शेयर करते रहिए सो दैट सभी स्टूडेंट्स इस लाइव वीडियो सेशन से जुड़ पाए और सबको इसका भरपूर लाभ मिल सके। यदि इस चैनल पर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एकदम किसी भी बिना किसी चार्ज के आपको अवेलेबल रहेगी। तो आप वीडियो सेशन से जुड़ते रहिए और इसको शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले यदि आपने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता कितनी दी है, 16 पिको फैराड में दिया है। कितना दिया है, 16 पिको फैराड। तो यहाँ पर यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, ये ध्यान देने वाली बात है, 2/3 प्लेटों के बीच की दूरी घटा करके हमने इसको क्या कर दिया, 2/3 कर दिया है। तो अभी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और उनके बीच में जो परावैद्युतांक है वो 3 का कोई भी पदार्थ यानी कि भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी धारिता का क्या सूत्र होता है, C ये होता है K∈A/d। ये हमने पढ़ाया भी है और प्रूव भी किया है। तो इस तरह से यहाँ देखिए इस C का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान, तो ये है हमारा दिया है 16 दिया है।
और इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। और चूंकि यहाँ पर एयर वाला कैपेसिटर है यानी कि वायु संधारित्र है तो के का मान आपका 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मतलब इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी एक कंडीशन हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, यानी कि अभी डी डैश का मान क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगी पहली डी की। तो ठीक है, पहली डी की कर दी, और लेकिन के का मान अभी कौन सा प्रावैद्युतांक भर दिया, जिसका प्रावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका मान क्या है 3 है। तो इस तरह से सी डैश का मान क्या होगा भाई, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होगी, बदलेगी, और जब कैपेसिटेंस बदलेगी उसकी संधारित्र की धारिता बदलेगी, तो संधारित्र की धारिता बदलेगी तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि सीधा मैं लिख सकता हूँ सी डैश इजगल टू क्या होगा, अब जो डी है यानी कि इस डी की जगह ये आ जाएगा बस। तो यहाँ पर देखो के डैश की जगह तो आपका आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यानी कि आपका के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह आ जाएगा 2/3 डी। तो इसको देखो ऊपर भेज दीजिए और के का मान रख दो, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पर होगा आपका यानी कि 2 और 2d, और ये 3 एक और ऊपर चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका इंटू 3 की मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 9/2 ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये ऊपर ही तो है, इसका मान क्या निकाल रखा 16, तो इसकी जगह 16 रख दो, बस सिंपल। तो सी डैश इजगल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 16। तो 16 से इसको भाग मतलब गुणा करेंगे तो 2 8 16, 8 9 72, तो 72 पिको फैराड, यानी कि पिको फैराड में ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहीं पर हमने पिको फैराड लिया है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम आसान क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ है यानी कि आसान था, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अभी हम क्वेश्चनों का और बढ़ा देते हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि हमने एकदम सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। हमने काफ़ी यानी कि थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु संधारित्र है और जिसकी धारिता क्या है 2 क्या है हमारा 2 माइक्रोफैराड है। तो इसमें अभी हमें क्या दे रहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की यानी कि के प्रावैद्युतांक वाली प्रावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों तथा प्रावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान हो। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, और थोड़ा सा यानी कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो इतना इसको सिंपल भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको करने का क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले हमारा समांतर प्लेट जो वायु संधारित्र होता है उसकी धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि यहाँ पर के का मान 1 होता है। तो अभी क्या बोला है कि प्रावैद्युतांक यानी कि जो के है वह टी मोटाई की प्लेट को हम उसके अंदर संधारित्र के अंदर रख देते हैं। तो उस समय देखो सी के का मान क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पर परिवर्तन होता है डी में, यानी कि यहाँ आएगा डी माइनस टी और प्लस आपका आएगा टी अपॉन के। ये मैंने फॉर्मूला भी आपको प्रूव भी कराया था और आपको समझाया भी था और बताया भी था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए ये हमारा सपोज मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और यदि मैं इन दोनों को आपस में भाग करता हूँ यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर यदि मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए क्या आता है हमारा, तो सी अपॉन क्या आएगा यहाँ से सी के इजगल टू यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अपॉन ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन आपका आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इन दोनों के अंदर वालों की अंदर गुणा, बाहर वालों की बाहर गुणा। तो जैसे यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से निकल के आएगा, ये तो आ जाएगा ऊपर, और ये एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए का कट जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा ऊपर। तो इसको लिख सकता हूँ डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के अपॉन डी। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए इसमें सी का मान दिया है और सी के का मान, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या क्या मान दिया है, देखो हमें मान दिया है सी का मान और सी के का मान दिया है। तो इसका मतलब 2 अपॉन इसका मान दिया है 4 और बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका अब डी माइनस टी। अब टी को क्या किया है उसने, टी को किया है 3/4, उसका क्या कर दिया 3/4 किसका, मोटाई का। तो इसका मतलब है डी माइनस 3/4 डी, इसमें से घट जाएगा, इस टी की वैल्यू ये हो जाएगी, और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर, आप देखेंगे यदि आपको सही तरह से दिखाई दे रहा है तो 3/4 यहाँ पर टी का मान आएगा यानी कि डी अपॉन के हो जाएगा, यानी कि टी की जगह देखो यहाँ जो टी है ना, इस टी की जगह 3/4 डी रखना है,
ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और अपॉन आपका आ जाएगा यहाँ डी, और डी की जगह सेम हम वही रखेंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर तो डी आएगा, क्योंकि ये इसके लिए पहले से डी दिया है। तो इस टी का मान चेंज हुआ है, कहने का मतलब है कि जहाँ भी टी होगा वहाँ पर 3/4 डी रखेंगे, 3/4 डी रखेंगे, क्योंकि वो 3/4 उसका यहाँ पे मान दिया है कि 3/4 मोटाई की। तो इस तरह से इसकी वैल्यू यानी कि चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा 16 हो गया, क्या आएगा, ये तो हो गया भाई आपका 1/2, और 1/2 और यहाँ से क्या आएगा निकल के, इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि D/4 हो जाएगा, और D/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/4 डी, और नीचे हो जाएगा आपका डी। अब देखो 3/4, ये इसका मतलब ऊपर तो कितना हो जाएगा भाई 4/4 डी, और यानी कि इस तरह से आपका हो जाएगा, यानी कि 1/2 इजगल टू, यहाँ से इसको भाग देंगे डी से तो ये आ जाएगा आपका 1/4, और प्लस सपोज यहाँ से इसको डी से मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पर आपका के छूट गया था, तो यहाँ पर आपका के भी है, तो ये आपका डी से डी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 के। तो अभी देखो इसको 3/4 के को इधर लेके आ जाओ 3/4 के, और ये इसमें घट जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो जैसे घटेगा इसका यहाँ पर आएगा 1/4। तो अभी यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू से कैलकुलेट कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ से 3/4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो के इजगल टू सीधा निकल के आएगा 3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए इस तरह करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सी का मान समांतर प्लेट वायु संधारित्र के लिए लगाया, फिर उसके बीच में जब हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उस समय सी के का मान यानी कि क्या होता है वो हमने सूत्र लगाया, फिर दोनों को हमने भाग कर दिया, तो इस तरह से हमारा के का वैल्यू प्राप्त हो गई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो सेशन को अपनी सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स के पास में, स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो संधारित्र के नेटवर्क में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। यदि 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच, अच्छा इसका विभवांतर भी ज्ञात करना है 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच में। तो यानी कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो चलिए कोई नहीं है, हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, एक नज़र लगाओ कि सबसे पहले आप दिखाई देगा आपको कि ये तीनों के तीनों संधारित्र किसमें है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता मैंने मान लेता हूँ कि सी डैश क्या होगा, तो सी डैश क्या होगा, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 + 3 + 3 इजगल टू क्या होगा 9 माइक्रोफैराड। तो इसके विषय में आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने तुल्य धारिता निकाल ली किनके बीच में, इन तीनों कैपेसिटर के बीच में। तो यहाँ देखिए, अभी देखिए हमारा ये तो हो गया सी डैश, अब ये सी डैश और ये 18, सी डैश और 18 किस में है, श्रेणी क्रम में। तो सी डैश व 18 माइक्रोफैराड, तो इसमें किस में है, सीरीज में है, किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है, तो सीरीज के लिए आपको बताया हुआ है कि किस तरह से करना है। तो सीरीज के लिए 1/, मैं इसका सी डैश लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/18 और प्लस 1/, इसका मान क्या आया था 9। तो इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, यानी कि 18 यदि एलसीएम लिया तो 1 + 2 यानी कि 3/18 यानी कि 1/6 आ जाएगा। तो इस तरह से सी डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराड, क्या आएगा 6 माइक्रोफैराड। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमारा ये इसकी वैल्यू आएगी 6 माइक्रोफैराड, और ये 6 और फिर ये दोबारा सा 6, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, समांतर में है। तो लिख सकते हैं कि सी डबल डैश व 6 माइक्रोफैराड किस में है, पैरेलल है, पैरेलल। तो इनकी कंबाइंड क्या होगी, तुल्य धारिता सी ट्रिपल डैश का मान बताइए। तो सी ट्रिपल डैश बराबर होगा, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो सी डबल डैश और प्लस 6, तो इस तरह से 6 पहले से हमारा और 6 ये हो जाएगा, यानी कि 12 माइक्रोफैराड इसका यहाँ पर तुल्य धारिता का मान आ जाएगा, यहाँ तक की तुल्य धारिता। अब इसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है भाई, एक तो सी ट्रिपल डैश और एक ये बचा है 4, तो ये किस में होंगे, ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो सी ट्रिपल डैश व 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड किस में है, सीरीज, यहाँ पर सीरीज में है, तो सीरीज के लिए 1 बाई करके जोड़ते हैं। तो 1/c बराबर क्या होगा इसका, 1/CCC, मतलब ट्रिपल सी डैश प्लस 1/, इसका मान 4 आ गया था। इसका मान यहाँ पर क्या आया था हमारा
इसका मान तो हमारा ये दिया है, इसका मान दिया है 4, इसका मान 4 है और इसका मान हमने अभी निकाला है 1/12, यानी कि 12 निकाला 1/4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1+3, यानी कि आपका सीधा यदि मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ तो 1+3/12 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 × 12 तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से सी का मान क्या निकल के आया, हमारा आया 3 माइक्रोफैराड। तो यानी कि टोटल इसका जो तुल्य धारिता का मान आया वो आया आपका 3 माइक्रोफैराड। अब देखिए बैटरी द्वारा 4 माइक्रोफैराड, वे हमारा ये जो 4 माइक्रोफैराड और इसका टोटल निकल के क्या आया था, ये इसका आया था 12 माइक्रोफैराड, यानी कि 4 माइक्रोफैराड व 12 माइक्रोफैराड। तो इनके ऊपर कुल विभवांतर का मान कितना दिया है, देखो 2 वोल्ट। मतलब ये जो 2 वोल्ट होगा वो 4 के ऊपर और ये जो 12 है उसके ऊपर क्या होगा, समान होगा। यानी कि ए व बी के बीच में सिरों पर जो विभवांतर का मान होगा वो क्या होगा, 2 वोल्ट होगा। तो इसलिए 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, यानी कि इनके ऊपर हम विभवांतर का मान निकाल लेते हैं। यानी कि विभवांतर का मान ऑलरेडी दिया है तो आवेश का मान निकाल लेते हैं। तो आवेश तो देखो सीरीज में क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 माइक्रोफैराड व इसका तुल्य क्या आया था हमारा, इसका जो तुल्य आया था वो आया था 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड पर आवेश का मान। तो आवेश का मान क्यू बराबर क्या होता है, CV से। तो Q = CV से। तो देखो C का मान यहाँ पर क्या दिया, अभी तुल्य जो निकाला हमारे, ये दिया हमारा 3 माइक्रोफैराड और इंटू V का मान देखो कितना है, 2 है। तो सिंपल इसका मान आ जाएगा 6 माइक्रो, यानी कि इसका आ जाएगा 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा तुल्य धारिता का। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करनी है, किसकी, 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो देखिए 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा बताइए। देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, V1 = क्या होगा, Q/C। और Q/C का मान देखो क्या है, Q का मान अभी तो मैंने ऊपर निकाला, तो Q का मान 6 माइक्रोकुलाम था और C का मान हमारा क्या है, 4 माइक्रोफैराड। ये माइक्रोकुलाम है, ये माइक्रोफैराड है। तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब V1 का मान क्या है हमारा, 1.5 वोल्ट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। किसके बीच में, 4 माइक्रो जो फैराड है संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर का मान निकाल दिया है। बहुत सिंपल है एकदम, सब कुछ आसान है लेकिन आपको धीरे धीरे समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अप्रोच करते हैं और 9 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अपने आप में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा और एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दिए गए चित्र में बिंदु A व B के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सर्किट को बनाने के लिए, इस सर्किट को सपोज मुझे आसान बनाना है, तो आसान के लिए सबसे पहले क्या पकड़ेंगे हम, सपोज मैंने A बिंदु पकड़ लिया। तो A बिंदु से, अभी देखिए A बिंदु से एक यहाँ पर कैपेसिटर गया, एक यहाँ पर गया, यानी कि A बिंदु से 2 जगह हमारा कैपेसिटर गया, एक इधर गया और एक इधर गया। तो इसको इधर इधर और इसको इधर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अभी यहाँ पर देखें, अभी इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीचों बीच भी क्या है, ये देखो इनके बीचों बीच क्या है, ये कैपेसिटर है। तो इनके बीचों बीच यहाँ पर मैं इस तरह से एक कैपेसिटर लगा लेता हूँ। तो यानी कि मैं इस सर्किट को एकदम सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा इधर आ जाएगा और फिर इधर से ये हमारा एक आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, बिंदु B होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सर्किट के रूप में बदल लिया है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है। तो इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है, 6, और इसकी है यहाँ पर अगेन 6 माइक्रोफैराड है, और यहाँ इसके जो बीच वाला है इसकी है 8 माइक्रोफैराड। तो अभी हमें क्या बोल रहा है कि ए बी के बीच तुल्य धारिता। तो देखो ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एक होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि हमारा इसमें व्हीटस्टोन सेतु की यदि व्यवस्था बन रही है, अरेंजमेंट बन रहा है व्हीटस्टोन का, तो उसके लिए क्या बोलता है व्हीटस्टोन कि P/Q = R/S। यदि हमारी ये कंडीशन है, यानी कि ये वाला
कैपेसिटेंस अपॉन दिस वन और दिस वन अपॉन दिस वन, यदि ये हमारे इक्वल हैं तो देख लेते हैं इक्वल है क्या। तो 3/6 करेंगे इज इक्वल टू अगेन 3/6 करेंगे 3/6, यस दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था बनती है, व्यवस्था क्या होती है, बनती है। तो जब ऐसी व्यवस्था बनती है व्हीटस्टोन की, तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि ये जो हमारा कैपेसिटेंस होता है ना, बीच वाला कैपेसिटर जो होता है, ये इसके दोनों सिरों का जो विभव है ना वो हमारा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यानी कि दोनों सी व डी का जो विभव है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। और यदि दोनों का सिरों का विभव इक्वल हो जाएगा तो जो 8 जो माइक्रोफैराड का जो हमारा संधारित्र है इसके ऊपर कोई भी आवेश संचित नहीं हो सकता है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सी व डी का विभव समान है, का विभव समान होगा। तो अब लिखेंगे इस स्थिति में 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर कोई आवेश संचित नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। अब जब आवेश नहीं आएगा तो इसका मतलब ये जो संधारित्र रहेगा वो प्रभावहीन रहेगा। तो लिख सकते हैं कि अतः 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र प्रभावहीन रहेगा। संधारित्र कैसा रहेगा, प्रभावहीन, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना, प्रभावहीन रहेगा। तो जब प्रभावहीन रहेगा तो मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जब कंसीडर नहीं करेंगे तो अभी देखो हमारा कितना सिंपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हट गया, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो देखो ये दोनों सीरीज में आएंगे तो सीरीज में जुड़ने का क्या तरीका होता है कि इसका मतलब हमारी जो तुल्य धारिता रहेगी ऊपर वालों की, तो 1/c' बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6। तो इसको लिख सकते हैं सीधा वो करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे तो 2 + 1, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/6। तो 3/6 को 1/2 या c' बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से ऊपर वाले का मान क्या आएगा, c' का मान 2 माइक्रोफैराड। इसी तरह से नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ c', तो c' का भी मान हमारा निकल के आएगा 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से c' का मान आ गया, c' का मान आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, अब इनकी क्या निकालनी है, तुल्य धारिता। तो अब लिखेंगे तो कि तुल्य धारिता बराबर क्या हो जाएगा, तो तुल्य धारिता सपोज मैं c मान लेता हूँ, तो c' + c' में हम जोड़ देंगे, क्योंकि आपका पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 + 2 = आपका आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। क्या आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। तो इस तरह का ये हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और सेम आगे का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो रहेगा वो आपके लिए एकदम असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन है, आपको सेम प्रोसीजर से करना है जो मैंने प्रोसीजर इसमें यूज किया है। तो इसमें भी क्या दिया है कि ए व बी बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यदि ए व बी के मध्य जो बैटरी यानी कि जोड़ दें 15 वोल्ट की, तो तब संधारित्रों के आवेश की मात्रा भी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल एक तरह से सेम क्वेश्चन है, आप इसको लगाना है, और इसको लगा करके आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देखें, और इसका आंसर और इसमें जो प्रयोग हुए जो फॉर्मूले हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर कराए हैं और इन सभी क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी सेक्शन से रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल सिंबल वाले नोटेशन को आपको प्रेस कर देना है, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपके पास पहुंचेगी बिना किसी रुकावट के और बिना किसी सर्च के। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और साथ के साथ जैसे वीडियो ख़त्म होती है तो उसके बाद आप अपना एक सुंदर सा कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
आपके लिए ये वीडियो सेशन लाभप्रद हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको इससे लाभ मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, और जल्दी से जल्दी वीडियो यानी कि एटलीस्ट सभी न्यूमेरिकल सेशंस का जो वीडियो होगा वो आपको सभी चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा, और बाद में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आपके साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, सो दैट आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।